है आपका लेक्चर वन ऑफ दिस सीरीज। होपफुली आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर बिकॉज इट कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस सीरीज। तो इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले कुछ डिटेल मेरे बारे में। आई नो आपको मालूम ही है, और अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, लेकिन लास्ट पॉइंट पे ध्यान दो। इफ यू नीड पर्सनल काउंसलिंग इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखो, टोटल 15 लेक्चर में अपन कवर करेंगे इस पूरे सीरीज को। कितने? 15 लेक्चर, और छोटे छोटे लेक्चर होंगे 20 से 25 मिनट तक, है ना। इससे ज्यादा लेंदी नहीं होंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, लाइक 15 से 20 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में रहेंगे, सच दैट कि आप कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बिना एग्जॉस्ट हुए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ, हर एक टॉपिक को। तो टोटल 4 टॉपिक है इस पूरे सीरीज में, जिसमें टोटल 15 लेक्चर आएंगे। हर लेक्चर में 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर लेक्चर का ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट का होगा। होप इतना आपको क्लियर है। और ये जो मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे लेक्चर के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आपको छोटे छोटे टास्क मिलेंगे थ्रू आउट द सीरीज, जो कि आपको फॉलो करना है। साथ में आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है और इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20, और 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम कैसे? ऐसे 3 कॉलम के पहले कॉलम में आपको लिखना है सीरियल नंबर, जिसमें मार्क करना है 1 2 3 4 कहाँ तक, अप टू 20 तक। इज दैट क्लियर? गुड। सेकेंड वाले ऑप्शन में डालना है आपको, सेकेंड वाले कॉलम में लिखना है ऑप्शन, थर्ड वाले में लिखना है अप्रोच। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन शो करूंगा आपको, है ना, स्क्रीन पे, जैसे ही क्वेश्चन पूरा का पूरा दिख जाएगा, मैं उसको तुरंत एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ, सच दैट आपका टाइम बचे, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखे स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करना है और उसको सॉल्व करना है। आपको जो भी ऑप्शन लगता है, लाइक अगर ऑप्शन ए लगता है तो ऑप्शन ए लिख दो, उसके बाद कंटिन्यू करो वीडियो को और अप्रोच देखो, मैंने जो एक्सप्लेन किया और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिखाया सारा का सारा आंसर उसका। अगर आपको लगता है कि आपका अप्रोच बिल्कुल सही है तो ऐसे टिक करो, लगता है कि गलत है तो ऐसे क्रॉस करो। अब इससे क्या हो गया एवरीबॉडी, मान लेते हैं हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 13 क्वेश्चन आपने सही किया और उसमें से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सही अप्रोच से सॉल्व किया आपने। मतलब 4 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिनमें आपका अप्रोच गलत है। तो अगर उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो अगली बार उसको सुधार कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो गलतियां हम सुधार पाते हैं जिनको हम मेजर कर पाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? राइट। तो इसलिए आप क्या करोगे, जब यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे इस ऐसे टाइप के अप्रोच में गलती हो रही है, उसको सुधार पाओगे और आगे से आपका स्कोर इंप्रूव हो पाएगा। मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, साथ में जो अप्रोच डेवलपमेंट हम करा रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज वो बेहतर होगा आपको आपका। बोलो क्लियर? गुड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एज यू आर गोइंग टू बी द ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए आपके अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। अब बात आती है नहीं सर वहाँ एक बार बना दो आप पहले, है ना, वहाँ पे जाके खुद ही कर लेंगे। नहीं एवरीबॉडी, एक बिहेवियर लर्निंग है। और आज के सोसाइटी समाज को और आज के ब्यूरोक्रेट को देखकर ऐसा लगता है कि काश वो जो इंटरव्यू में इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं समाज सेवा का, है ना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने का, काश उसको करें भी वहाँ पे पहुँच के, राइट। तो एज ए टीचर मेरा ये धर्म है कि मैं आपको अवगत कराऊं, है ना, अवेयर करा पाऊं इन सब चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि एक बिहेवियर लर्निंग है, अभी से इम्प्लीमेंट करोगे तो अगर एक भी क्वालिटी आप में डेवलप हो गया ना, तो मैं इस चीज़ को अपने धन्य मानूंगा कि इंक्लूड करके बहुत अच्छा मैंने किया। अब क्या है, ध्यान से समझो। 2 सिस्टम आपको डेवलप करना है, क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब दोनों क्या है समझो ध्यान से। क्रेडिट सिस्टम ये कहता है कि आप कोई भी काम करो लाइफ में, एज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री। देखो हर कोई अपने मन में ब्यूरोक्रेट होता ही होता है ना। तो अभी बन जाओ या कल को बनो, जब भी आप कोई काम करो उसमें क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करो, जो कि ये बोलता है इन एनी वर्क आपको कंसिस्टेंट रहना है, रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है, डिसिप्लिन मैनर में काम करना है, पूरी तरीके से अटेंटिव रहना है, ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। ये बोलता है क्रेडिट सिस्टम। ठीक। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या बोलता है? आई नो कि आप जानते हो, लेकिन रिमाइंड करना, आपको अवेयर कराना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। क्या बोलता है साइंटिफिक टेम्परामेंट? कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं समझ आई, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, कोई भी चीज, चाहे पढ़ाई क्या हुआ चाहे अदरवाइज, आपको क्वेश्चन करना है। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन करना है तब तक जब तक क्लियर ना हो जाए। और जैसे ही क्वेश्चन किया, इन्फॉर्मेशन मिला, तो ऐसा नहीं कि उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लो, नहीं। अगर आपको लगता है डाउट, कंफ्यूजन, तो उसको आप क्लियर करो। कैसे? टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उसका इन्फॉर्मेशन लेकर आया ना। जैसे ही आपने टेस्ट कर लिया, लगा कि हाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसको एनालाइज करो कि आपके काम की कौन सी चीज है। ठीक है। एनालाइज करके बाद जो काम की चीज लगी उसको आपने निकाल लिया, बाकी चीजों को हटा दिया, फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को, जो काम की इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेट करो।
ठीक है, हो सके तो कम्युनिकेट करो कि अपने क्लोज वन है ना, अपने भाई बंधु सखा मित्र के साथ, सच दैट कि वो उस इंफॉर्मेशन का सदुपयोग कर पाए, बेहतर इस्तेमाल कर पाए, राइट। और साथ में एवरीबॉडी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपको एक ओपन माइंडसेट रखना है, सच दैट कि कल को अगर कोई ऐसा भी इंडिविजुअल मिलता है जिसका प्रोस्पेक्टिव, जिसका ओपिनियन आपके अगेंस्ट में है, अपोजिट में है, तो उसको आप रिस्पेक्ट कर पाओ और उससे भी कुछ ना कुछ सीख पाओ। इज दैट क्लियर? गुड। अब ये हो गया हमारा क्रेडिट सिस्टम एज वेल ए साइंटिफिक टेम्परामेंट। लास्ट पॉइंट पे भी ध्यान दीजिए आप कि हमने इस चैनल पे बाकी सारे सब्जेक्ट के, यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना रखे हैं और कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, है ना, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर अदर सब्जेक्ट के ऐसे ही पीवाईक्यू आप चाहते हो पूरा डिटेल एनालिसिस करके, तो आप चेकआउट कर सकते हो इस चैनल के बाकी प्लेलिस्ट को। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो भी अप्रोच मैं बताऊंगा, मेथोडोलॉजी बताऊंगा, वही बताऊंगा जो बेयर मिनिमम बेसिस पे होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा बल्की है और इनपुट आउटपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है इसका, दैट्स वाई बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं। लेकिन ये सीरीज में इसलिए बना रहा है सच दैट कि बेयर मिनिमम आप करके जाओ। सोचो 15 लेक्चर में 20 से 25, 15 दूनी 30, 5 घंटे हुए टोटल, जो कि आप 1.5 पे मुझे मालूम है देखोगे तो 3 साढ़े 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर रिवाइज हो रहा है एकदम सिस्टमेटिक वे में। और ऐसा भी जो फिर आपके मन में फोमो आता है ना, वो भी नहीं रहेगा, राइट। तो इसलिए नीड टू नो बेसिस पे आपको ये सीरीज करना ही करना है। मतलब ये हुआ कि जितना मैं बताऊंगा वो तो करना ही है, लेकिन अगर आप इनफ थोड़ा सा और ज्यादा कर सकते हो तो इट इज टोटली अप टू यू, ओके। लेकिन जितना मैं कराऊंगा कम से कम उतना तो करना ही है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलो। पहला क्वेश्चन बोला ये साइट है इधर इधर वेल नोन, किसके लिए जाना जाता है? तो ये 3, और इसमें से ऐसे वाले टाइप का क्वेश्चन दिया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। चलो स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए मैंने क्या बोला था पहले इंस्ट्रक्शन आपको, जैसे ही पूरा क्वेश्चन देखोगे पॉज करके अपना अप्रोच मतलब उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करोगे। होपफुली आपने ये कर लिया होगा और आगे क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ही करोगे। तो देखो बेस नगर, अब बेस नगर जो है वो बोल रहा है सेवाइट केव श्राइन। देखो कहीं पे यूपीएससी में सेवाइट और वैष्णवाइट का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है उल्टा करके देता है। मतलब अगर यहाँ पे सेवाइट है तो ये वेस्टवाइट होगा, समझ रहे हो क्या? वैष्णव वाले, वैष्णवाइट। होपफुली मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसके लिए माफी है बड़ी। तो इसलिए पहला गलत है, एक्चुअल में सेवाइट केव श्रीन नहीं, वैष्णवाइट सेव क्रीन है, ठीक है। तो पहला गलत तो कौन सा नहीं हो सकता? हाँ, तीसरा ऑल 3 नहीं हो सकता, या तो ए होगा ऑप्शन या तो बी होगा, डी भी हो सकता है। अब भज जो है बुद्धिस्ट केव श्रीन है, बिल्कुल सही है। और सिद्धन वसल जो है जैन केव है, ये भी सही है। बात कैसे पता कैसे चला सर? आप फैक्चुअल नॉलेज है और उसको आपको भी प्रोवाइड करता हूँ। ये देखो डिटेल नॉलेज, इसको ध्यान में रखना है और ध्यान में उतना ही इंफॉर्मेशन याद ध्यान में रखना है जितना काम किया। पहला जैसे बेस नगर आल्सो नोन एज विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आउटस्कर्ट ऑफ बेस नगर स्टैंड द क्विंट हेलियोडोरस पिलर डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु। तो हेलियोडोरस पिलर गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है। और किसने बनवाया था? ग्रीक एक था जिसका नाम था हेलियोडोरस, उसने करवाया था, क्योंकि उसने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया था और डिसाइपल बन गया था लॉर्ड विष्णु का। इसको लोग आजकल आज मतलब कि मॉडर्न एज में लोग इसको खंभा बाबा के नाम से भी जानते हैं। और बेसनगर क्या है? एक साइट है वेल नोन फॉर वैष्णवाइट सेक्ट, नॉट सेवाइट सेक्ट। बोलो इतना क्लियर हुआ क्या? आपको क्या ध्यान में रखना है? बेसनगर कहाँ पे? विदिशा, जो कि एमपी में है। गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है। कौन? हेलियोडोरस पिलर। किसने बनाया था? नाम से ही जान जाओगे, हेलियोडोरस ने। क्यों? क्यों? भगवान विष्णु का डिसाइपल था और आजकल लोग उसे खंबा बाबा के नाम से जानते हैं। और ये बेसनगर साइट जो है जाना जाता है किसके लिए? ऑब्वियसली लॉर्ड विष्णु। अगर आपको ध्यान रहेगा तो वैष्णवाइट आप बता ही दोगे। बोलो क्लियर? गुड। दूसरा, भज केव एक ग्रुप ऑफ 22 रॉक कट केव है। क्या? 22 रॉक कट केव कब बना था? 22nd सेंचुरी बीसी में। अब सोचो इतना पुराना। बिलोंग करता है हीनयाना बुद्धिज्म। कहाँ पे? महाराष्ट्र। इतना ध्यान रहेगा, बस इतना ही चाहिए आपको। अगला पेयर, पेयर पेयर नहीं पेयर, हाँ तीसरा पेयर क्या बोलता है? सिद्धनवसल जो केव है वो पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु में है। बिलोंग करता है जैनिज्म। अब 3 चीजें ध्यान में रखना है, समझो। भज केव क्या किया आपने? महाराष्ट्र में है, ये आपको पता चला, पुणे के आसपास या पुणे में नियर लोनावाला। कहा कौन सी केव है, कहाँ पे है और किसको डेडिकेटेड है, ठीक है। ये 3 चीज याद रखना है सब जगह से। ये क्लियर हुआ क्या? सिद्धन वसल कहाँ पे है? वो लोग तमिलनाडु में। और किसको बिलोंग करता है? जैनिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन।
जो कि बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। उससे पहले भी कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा था, ऐसा नहीं कि बुद्धिस्ट में ही स्टार्ट हुआ। तो पहला गलत हो गया, तो क्या नहीं हो सकता, ऑल थ्री नहीं हो सकता, तो बचा ए या बी या फिर डी। अगला, स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, बिल्कुल, मतलब कि भगवान बुद्ध के जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उनका रिपोजिटरी था, है ना, वहां पे इकट्ठा करके उसके ऊपर स्तूपा बना देते थे एवरीबॉडी। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिज्म ट्रेडिशन, बिल्कुल ये भी ठीक है। अभी डिटेल में बताता हूँ कैसे ठीक है। तो बहुत मतलब दूसरा और तीसरा सही है, तो ओनली टू करेक्ट है। अब ध्यान से समझो। Stupa is a pre-Buddhist mound in which sermons were buried in a seated position called चैत्य। उनको क्या बोलते थे एवरीबॉडी? चैत्य। और जो स्तूपा है ना, वो संस्कृत वर्ड से आया है, जिसको संस्कृत में स्तूपा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हीप या फिर पाइल। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्तूपा इज सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। रिलिक्स आर ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द बुद्धा सच एज हिज फिजिकल रिमेन्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स या फिर आइटम यूज्ड बाय हिम। They are considered sacred and hold great spiritual significance in Buddhism. Hopefully आपको मालूम ही है। तीसरा क्लियर करते हैं कि stupas are often built as a devotion and as offering to the Buddha या फिर other enlightened being. Stupas are also constructed to commemorate significant event, individual या फिर historical site. For example, stupa might be built to mark the birthplace, enlightenment site या फिर साइट ऑफ बुद्धाज परिनिर्वाणा, जो जिसको पासिंग अवे बोलते हैं, परिनिर्वाणा हो गया उनका। तो इन सब के लिए भी स्तूपा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट और लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। तो एवरीवन, धौली जो है ना वो उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। ईरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, ये भी ठीक है। और जौगड़ा जो है ये भी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। अभी बताता हूँ पूरा डिटेल में, डोंट वरी। कलसी है उत्तराखंड में। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, राइट। तो पहला और दूसरा सही है, मतलब ओनली टू। अब इसका डिटेल में देखते हैं सारा कुछ कि धौली रॉक एडिक्ट जो है वो कहाँ पे है? धौली हिल्स, क्लोज टू 10 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर इन उड़ीसा। इतना ध्यान रहेगा क्या? ठीक है। अगला, ईरागुड़ी या फिर एरागुड़ी रॉक एडिक्ट की बात की जाए तो एक कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब ये कितना पुराना है देख सकते हो कि किंग अशोका के टाइम पे 269 से लेकर 231 बीसी फॉलिंग अंडर द मेजर और माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि बता ही दिया मैंने कि जौगाड़ा इज अ सेकंड प्लेस इन उड़ीसा वेयर देयर इज अ मेजर अशोकन रॉक इडिक्ट। अब चौथा है कि कलसी इज अ स्मॉल टाउन लोकेटेड इन बिटवीन चक्राता और देहरादून ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इतना ध्यान रहेगा क्या आपके? बोलो। गुड। अब यहाँ पे एडिक्ट्स ऑफ अशोका देख लेते हैं क्या है। 33 इंस्क्रिप्शन ऑफ द पिलर ऑफ अशोका एज वेल एज बोल्डर्स एंड केव वॉल्स मेड बाय द एम्परर अशोका ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कब? 269 से लेकर 232 बीसी तक। अच्छा, एक बात ध्यान नोट कीजिएगा, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपके रटने की लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हो, इसको आप समझ पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी इससे ज्यादा है तो ऑब्वियस है आप आगे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोल रहा, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वर्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल के बारे में करेक्ट बताना। पहला, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्रेणी। आपको पता है टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे इंडिया में, तो सोमनाथ उनमें से एक है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पहला करेक्ट है, तो दूसरा बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई उसमें पहला ऑप्शन है ही नहीं। अगला, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बिरौनी। हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगला, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय द प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन। तो एवरीवन देखो, यूपीएससी मैंने बताया था ना आपको कि किस तरीके से किला करती है। तो ये एस राधा कृष्णन साहब ने नहीं किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत किया तो हमारा आंसर आ गया कौन सा? पहला और दूसरा। करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। मतलब डिस्क्रिप्शन दिया था सोमनाथ टेम्पल का किसने? अल बिरौनी ने। इतना बात क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, दूसरा स्टेटमेंट वैसे भी कॉमन सेंस से आप सही कर सकते थे कि अल बिरौनी। अब कोई स्पेसिफिक ऐसे ही नेम यूपीएससी के मन में तो आ नहीं सकता ना कि डिस्क्रिप्शन किसने दिया था। तो इसलिए किसी ना किसी ने दिया होगा, स्पेशली बिरौनी ने दिया होगा, इसलिए उसके नाम से ये स्टेटमेंट दिया। होपफुली आप लॉजिक समझ गए होंगे, है ना। ऐसे रेंडम कोई मन में तो उसके आएगा ना यूपीएससी के, कैसा डाल देता है। तो इसलिए पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा मैंने गलत इसलिए बोला, यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल बाय अल बिरौनी, एक अरब का ट्रेवलर था, वाज सो ग्लोइंग दैट इट प्रॉम्प्ट अ विजिट इन
1024 बाई महमूद ऑफ, ठीक है। और सोमनाथ टेम्पल इज बिलीव टू दी वन फर्स्ट अमॉन्ग द 12 ज्योतिर्लिंग सीन ऑफ द शिवा, द साइट विच वाज फर्स्ट, नहीं रहने दो, जरूरत नहीं, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज जितना हमें काम की चीज लगी उतना बता दिया। अगला है द लेटर सोर्स ऑफ हिस्ट्री अकाउंट फॉर सेवरल डिसेक्रेशंस बाय मुस्लिम इन्वेडर्स ड्यूरिंग 11 टू 18 सेंचुरी, मतलब 11 सेंचुरी लेकर 18 सेंचुरी तक बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स आए और इसको लूट कर ले गए। द टेम्पल वाज रीबिल्ट एवरी टाइम विद द रिकंस्ट्रक्शन स्पिरिट ऑफ पीपल। और देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब 13 नवंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, डिड दी प्राण प्रतिष्ठा एट द एग्जिस्टिंग टेम्पल, कहाँ पे, कब, 11 मई 1951। तो ये वाला डेट दूसरा अर्थ कुछ था। ये क्या था कि द मॉडर्न टेम्पल वाज रिकंस्ट्रक्टेड विद द रिजॉल्व ऑफ सरदार पटेल हु विजिटेड द ruins ऑफ सोमनाथ टेम्पल। कब, यहाँ पे सरदार पटेल जी ने विजिट किया था, कब, 13 नवंबर 1947 को। और प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था इस मंदिर का, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, कब, 11 मई 1991 को। बोलो क्लियर, सॉरी 1951 में। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना। ठीक है, मान सकता हूँ कि आपको स्पेसिफिक कोई टेम्पल ऐसे ही रेंडम दे दिया, आपको उतना नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट पूछा है। तो पहला, इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्छ पागटा डायनेस्टी। ठीक है, हो सकता है ना, सर्कुलर और कच्छ पागटा, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, अगर गलत हो तो उसके लिए माफी। तो ये सर्कुलर और ये डायनेस्टी स्पेसिफिक दिया है, तो हो सकता है कि सही है ना, गलत भी होने का है, तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे, नहीं पता। अगला, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। अब सोचो कि इंडिया इतना बड़ा है ना देश है, जिसमें इतना बड़ा इतिहास है इसका, समझ रहे हो क्या, और उसमें एक ही टेम्पल बना और वो भी ओनली सर्कुलर, तो ऐसा तो बहुत ज्यादा, मतलब की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए एक गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस। या फिर वैसे भी समझो, ओनली क्या है, एक एक्सट्रीम वर्ड है, हमें मालूम है कि अगर ओनली या फिर नॉट या फिर ओनली वन ऐसा कुछ देता है तो एक्सट्रीम वर्ड होता है, उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है, तो इसलिए दूसरे को गलत करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। लो, कौन सा आंसर आया, पहला और चौथा। तो तीसरा देख लेते हैं, इट वॉज मीन टू प्रमोट दी वैष्णव कल्ट इन दी रीजन। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, अब मैंने बताया ना कि वैष्णव और शिव का जब भी आए तो घुमा के देता है यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखो, अगर तीसरा गलत है तो क्यों, क्योंकि शिव का होगा फिर, है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और पहला और चौथा, ऐसा कैसे पता चला हमें पहला और चौथा होगा भाई, क्योंकि दूसरा गलत हुआ, उसको एलिमिनेट किया, तो पहला चौथा ऑप्शन सी हो गया। लेकिन लॉजिक के बेसिस पे, जैसे ऊपर मैंने बताया कि जब भी वैष्णवाइट या फिर शैवाइट का देता है यूपीएससी, तो घुमा के देता है दोनों को, है ना, ये मेरा जस्ट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एक जगह ऊपर देखा, दूसरा जगह ये हो सकता है। ये देखो आपके सामने, मैं अभी जस्ट गूगल से इसको निकाल के लाया, तो फिर आपको ये दिख रहा होगा, सर्कुलर टेम्पल दिख रहा है ना अच्छे से, गुड। अब इसके बारे में देख सकते हैं कि कच्छ पगटा किंग देवपाला ने कब, ये उनका मतलब कि टाइम पीरियड था 1055 से लेकर 1075 तक। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन डेटेड टू इतना विक्रम संवत 1383, द टेम्पल वाज बिल्ड बाय दिस किंग, और देवपाला नाम था उनका। इट इज सेड द टेम्पल वाज द वेन्यू ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन द ट्रांजिट ऑफ द सन। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्यों, मैंने बता दिया। दिस सर्कुलर टेम्पल इज वन अमॉन्ग द वेरी फ्यू टेम्पल इन इंडिया, इट इज नॉट द ओनली सर्कुलर। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्यों, क्योंकि देखो ये सेवाइट कल्ट इन द रीजन नॉट वेस्टवाइट, मैंने बताया ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करता है यूपीएससी, अभी और आगे मिलेगा आपको, डोंट वरी। चौथा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि बोथ आर सर्कुलर इन स्टाइल, सो मेनी हैव ड्रॉन conclusions that a temple was the inspiration behind the parliament building। चौथा नहीं पढ़ा था हमने, क्या नहीं पढ़ा था, चौथा देख लो। इट्स डिजाइन है गिवन टू राइज पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। तो इंडिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपने देखा होगा, तो उसके पीछे का जो इंस्पिरेशन है वो यहीं से मिला था। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channeling water into connected reservoir। याद कीजिए, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री का मेरा कोर्स किया होगा तो इसको तुरंत बता दिया होगा कि सर इसका जवाब तो धोलावीरा होगा। क्या, धोलावीरा, क्यों, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल और वेल प्रिजर्व अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम द थर्ड टू मिड सेकेंड मिलेनियम, मतलब बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। कब डिस्कवर किया, 1961 में। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है और कलेक्टिंग और स्टोरिंग रेन वाटर विद इन सेवरल रिजर्वायर्स,
है ना। यहाँ पे आपको मिलता है अमेजिंग सिस्टम ऑफ ड्रेन्स, डैम्स और टैंक्स टू मैनेज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग कल्याण मंडपा वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। ऐसा कैसे, देखो ध्यान से। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल राय गोपुरम या फिर गेटवे। अब मैंने कहा था ना छोटे छोटे टास्क मिलेंगे आपको। अभी क्या करोगे आप, विजयनगर आर्किटेक्ट आप गूगल करके देखोगे, स्पेशली टेम्पल, कर लोगे क्या? अरे मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी गूगल करके तुरंत दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन ऑब्वियस है अगर हर क्वेश्चन में ऐसा करने लगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी थोड़े थोड़े टास्क में आपको आप लोगों के लिए बचा के रखता हूँ। तो अभी आपको विजयनगर आर्किटेक्ट क्या करना है, गूगल करके देखना है, ठीक है। तो गोपुरम या फिर गेटवे एंड द कल्याण मंडपा, ये सब क्या होता है आपको करना है क्या, गूगल करके देखना है। विथ कार्व पिलर इन दी टेम्पल प्रीमाइसेस, कल्याण मंडपा वेयर हॉल्स यूज्ड फॉर मैरिज या फिर अदर सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रन्यो अशोका। क्या, रन्यो अशोका जिसका मतलब होता है किंग अशोका इज मेंशन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो ये मेंशन है एवरीबॉडी कंगन हाली में। ये वन ऑफ द फर्स्ट एवर स्कल्पचर ऑफ अशोका था विद हिज नेम इंस्क्राइब्ड, ठीक है। और एक है कहाँ पे, ये है कर्नाटका में। ध्यान में रहेगा क्या इतना इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी। अब देखो नाम से लग रहा होगा कि सर ये तो नॉर्थ इंडिया की होनी चाहिए, तो नहीं एवरीबॉडी, गलत जवाब है यहीं पे। सॉरी माफ कीजिएगा, और दूसरी कोई पेंटिंग है, बनी ठनी नहीं है आई थिंक, है ना। बनी ठनी तो किशनगढ़ स्कूल की है जो कि राजस्थान में है, वो नॉर्थ का ही हुआ, बोलो हाँ ना। तो राजस्थान का एक प्रोविंस है किशनगढ़, किशनगढ़ स्कूल, वो वहाँ की वेल नोन पेंटिंग है कौन, बनी ठनी, जो कि एक मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। अब बनी ठनी पेंटिंग मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो ऐसे करना है आपको गूगल, ठीक है। बनी ठनी पेंटिंग, देखो आप ये देख सकते हो, बनी ठनी पेंटिंग, होपफुली आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, दिख रहा ना, गुड। तो ऐसे बस 1 मिनट लगता है, क्या करोगे आप देख लोगे अगर अच्छे से, क्या करके गूगल करके, तो इमेज जो है ध्यान में रहता है आपके, आप समझ रहे हो क्या, थ्योरी कितना भी पढ़ लो भूल जाओगे, लेकिन इमेज ध्यान में रहता है। तो बनी ठनी एक मिनिएचर पेंटिंग ऑफ किशनगढ़ स्कूल, क्या, किशनगढ़ स्कूल, पेंटेड बाय निहाल चंद। अब निहाल चंद आ सकता है कि किसके लिए जाने जाते हैं, तो आप बताओगे कि मिनिएचर पेंटिंग, और जिसका नाम है बनी ठनी। इट पोर्ट्रेड अ वुमेन हु इज एलिगेंट और ग्रेसफुल, अभी दिखाई दिया आपको मैंने। किशनगढ़ प्रोविंस इन राजस्थान इज नोन फॉर इट्स बनी ठनी पेंटिंग। किशनगढ़ स्कूल इज नोन फॉर हाईली एक्सेजरेटेड फीचर लाइक लॉन्ग नेक्स, लार्ज almond shaped eye और long fingers. Next question. The painting of Bodhisattva Padampanni is one of the most famous and often illustrated painting at कहाँ पे है, ये चारों की चारों जगहों में से कहाँ पे है। तो ये करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी अजंता। होपफुली आपने अजंता के केव्स देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ये औरंगाबाद, अभी छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं उसको, वहाँ पे सिचुएटेड है अजंता। तो उसको आप देख लो, या फिर जब भी मौका मिले आपको इलोरा और अजंता तो जरूर ही घूमो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे फिर आपको मेस्मराइजिंग मिलेगा मेमोरीज। तो मुरल पेंटिंग इज प्रिजर्व इन द इंटीरियर ऑफ द रॉक कट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ऑफ अजंता केव वन। नेक्स्ट, अच्छा अभी मैं अजंता केव कई बार जा चुका, बहुत सारी पड़ी होंगी, है ना, इमेज मेरे पास, रहने दो, आप गूगल कर लेना, ठीक है। मैं नहीं दिखा रहा अभी आपको, या फिर आपके लिए मोटिवेशन छोड़ रहा कि जल्दी से सिलेक्शन लो और फिर घूमो हर जगह, और उसमें से फिर अजंता जरूर जाओ, और मेरे को फिर फोटो भेजो वहां का। लो सर आपने नहीं दिखाया था, अब हम दिखा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल। सन टेम्पल के लिए कौन कौन सा फेमस है, तो देखो एक नाम तो आपको सीधे दिख रहा है कि ओमकारेश्वर तो होना ही होना चाहिए, बोलो हाँ ना। नहीं नहीं, आगे बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल, ठीक है, ओमकारेश्वर तो होगा ही होगा। तो तीसरा होगा एवरीबॉडी, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तीसरा है नहीं, राइट। अब सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, सन टेम्पल पूछ रहा आपसे, और हम क्या कर रहे हैं, हम शिव टेम्पल सोच रहे हैं, तो इसलिए ओमकारेश्वर क्या है, एक शिव टेम्पल है एवरीबॉडी, है ना। तो ओमकारेश्वर क्या है, ओम से ही पता चल रहा है आपको कि शिव का टेम्पल होना चाहिए, तो तीसरा तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई हमसे सन टेम्पल पूछा जा रहा है, राइट। तो तीसरा नहीं हो सकता एवरीबॉडी, तो तीसरा कट करो, आंसर आ गया ओनली वन, ठीक है। तो अरासवल्ली जो है एक सन टेम्पल है, और अमरकंटक और ओमकारेश्वर दोनों के दोनों क्या है, वो शिव टेम्पल है। इज दैट क्लियर? ये देख सकते हो आप, एंशियंट हिंदू टेम्पल ऑफ सन गॉड लॉर्ड सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, अरासवल्ली इन श्रीकाकुलम टाउन आंध्र प्रदेश में है। और देयर इज नो सन टेम्पल इज अमरकंटक और ओमकारेश्वर टेम्पल मैसूरू में डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला विच आर कॉमन टू दी टू हिस्टोरिकल प्लेस नोन एज अजंता और महाबलीपुरम, बोथ वेयर बिल्ड इन द सेम प्लेस पीरियड, पता नहीं। बोथ बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन डिनोमिनेशन, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अजंता जो है टोटली डेडिकेटेड है बुद्धिज्म रिलीजन के लिए। अगला, बहुत है रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, तो ऑब्वियस है एवरीबॉडी उस टाइम पे रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ज्यादा ही चलते थे, तो दोनों जगह पे रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, तो तीसरा तो होगा ही होगा और दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा नहीं हो सकता, कट करो, तीसरा होगा, तो ऑप्शन हुआ सी या फिर बी। ये मैं अप्रोच बता रहा आपको सॉल्व करने का। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, केवल इनकरेक्ट है, केवल तीसरा करेक्ट है। तो देखो ध्यान से, अजंता केव डेटेड फ्रॉम 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 480 या फिर 650 CE तक। वहीं पे अगर हम बात करें महाबलीपुरम का, तो वो 7th सेंचुरी में बनाई गई थी। द केव एट अजंता आर डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट रिलीजन, जबकि टेम्पल एट महाबलीपुरम बिलोंग टू हिंदू रिलीजन। तीसरा करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अजंता केव्स इन अजंता आर अप्रोक्सीमेटली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव monuments dating from the 2nd century BCE to 480 CE. ध्यान रहेगा? गुड। महाबलीपुरम group of monuments there consist of rock cut cave temple, monolithic temple, bas relief sculptures और structural temple as well as the excavated remains of temples. ठीक है, अब इतना समझो ध्यान से कि कहाँ पे हैं, कब हुए थे, मतलब कब के बने हुए हैं और क्या कौन से रिलीजन के मिलते हैं वहां पे स्कल्पचर। ध्यान रहेगा इतना? गुड। अगला, ये दिया है 5 चीजें, ठीक है। अब बोला कि करेक्ट पेयर कौन कौन सा मतलब मैच कर रहा। तो पहला बोला बोध गया बघेलखंड में। भाई बोध गया तो बिहार में, बच्चों को पता है। अभी बघेलखंड में कैसे आ सकता है? तो पहला नहीं हो सकता। पहला नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए और डी तो गया। दूसरा खजुराहो बुंदेलखंड में, बिल्कुल ठीक है। क्यों? बुंदेलखंड क्या है? एक रीजन है, कहाँ? यूपी और MP का पड़ता है, राइट, शेयर होता है। शिरडी बोला विदर्भ में है, बिल्कुल नहीं है। शिरडी जो है यहाँ पे औरंगाबाद के पास में है, जो कि है छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। अगला, नासिक जो है मालवा रीजन में, ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि नासिक भाई तो महाराष्ट्र में है ना। तो देखो, चौथा नहीं हो सकता और तीसरा नहीं हो सकता। चौथा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, सॉरी। हाँ, तो सी बचा ऑप्शन। ऑप्शन हो गया सी, क्या? दूसरा और पांचवा। तिरुपति कहाँ पे है? रायलसीमा में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है एवरीबॉडी। और खजुराहो कहाँ पे है? MP में है, जो कि बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। बुंदेलखंड रीजन क्या है? MP और UP का बॉर्डर, मतलब कि कुछ हिस्सा शेयर होता है। देख लो ध्यान से, सारा कुछ आपको मालूम है। बोध गया बिहार में है और बघेलखंड एक रीजन है शेयर्ड बाय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और खजुराहो वाज बिल्ड बाय चंदेला डायनेस्टी इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अगला, अच्छा, आप कल को पूछ ले कि खजुराहो किसने बिल्ड किया था, तो आप बता पाओ चंदेला डायनेस्टी ने किया था। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि शिरडी जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? अच्छा, जो औरंगाबाद है और अहमदनगर दोनों आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो शिरडी जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, मिलता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट है, नॉट अ विदर्भ रीजन। चौथा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने बता ही दिया कि मालवा जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर एरिया होता है, मालवा रीजन। और नासिक जो है वो महाराष्ट्र में। और ये पांचवा सही है, रायलसीमा एक जियोग्राफिकल रीजन है आंध्र प्रदेश में। और इट कंप्राइजेस 4 साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। क्या क्या? अनंतपुर, चित्तौड़ और कदापा और कुर्नूल। तिरुपति जो है वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ? आंध्र प्रदेश के। होपफुली इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, Who of the following had first deciphered the edict of Emperor Ashoka? तो उसको किया था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। उनका नाम आपने काफी बार सुना होगा हिस्ट्री में, इवन मॉडर्न हिस्ट्री में भी। डोंट वरी, उसको भी अपन करेंगे डिटेल में। तो एडिक्ट्स ऑफ अशोका वेयर डिसाइफर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। कब? 19th सेंचुरी में। जेम्स प्रिंसेप डिसाइफरिंग, बताओ क्या बताया उन्होंने, देखो ध्यान से। इन एडिशन टू डिसाइफरिंग ब्राह्मणी प्रिंसेस, Prinsep also deciphered the Kharosti script, an ancient script used in the northwestern region of India to write Sanskrit or Prakrit. For this, he used the coin of the Indo-Greek kings that had ruled Punjab. These coin had the name of the ruler written in the Greek on one side and the Kharosti on the other side. बस इतना ध्यान में रखना आप जेम्स प्रिंसेप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, with reference to the art and archaeological history of India, which of one of the following was made earlier? सबसे पहले कौन हुआ था? लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, या फिर रॉक कट एलिफेंटा एट धौली, या फिर रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, या फिर वराहा इमेज एट उदयपुरी। तो सबसे पहले एवरीवन, धौली में रॉक कट एलिफेंट केव बनी थी। आई थिंक
सेकेंड या थर्ड सीई में बना था, थर्ड सेंचुरी सीई में, ठीक है, देख लेते हैं, डोंट वरी, चारों का चारों देखेंगे एवरीबॉडी, है ना, कब बना था कब नहीं। तो लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर कब 11th सेंचुरी सी में बना था। रॉक कट एलिफेंट एट धौली 3rd सेंचुरी सी में। रॉक कट मोन्यूमेंट्स और महाबलीपुरम में कब 7th सेंचुरी, और वाराहा इमेज एट उदयगिरी 5th सेंचुरी में। अब क्या करोगे आप, ध्यान से समझो, अगला टास्क आपके लिए, इन चारों का आप क्या करोगे, 2 मिनट में गूगल करोगे चारों के चारों और इसका इमेज देखोगे। क्या, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम और वराहा इमेज एट उदयगिरी, चारों का इमेज देखोगे अच्छे से। बोलो क्लियर है क्या, गुड। और इसका डेट याद में रखोगे। नेक्स्ट, कलमकारी पेंटिंग, हाँ इस पेंटिंग की मैं बात कर रहा था, ध्यान से सब पढ़ो। कलमकारी कहाँ का लग रहा है कि नॉर्थ का होना चाहिए सर, लेकिन नॉर्थ का नहीं, साउथ का है। तो हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, बिल्कुल एवरीबॉडी, तो ये करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, कहाँ का, साउथ इंडिया का, ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं, साउथ इंडिया स्पेशली कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ओनली नेचुरल डाई आर यूज इन कलमकारी विच इन्वॉल्व 23 स्टेप। एक काम करो, पढ़ने से बेहतर है क्या करो, इसका इमेज दिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो कलमकारी, कलमकारी पेंटिंग, ओके, ये देखो, ये है कलमकारी पेंटिंग, होपफुली आपको दिख रहा होगा बढ़िया सी इमेज, ठीक है। और जूम करके दिखा देता हूँ। वैसे ये सब काम आप क्या किया करो, लेक्चर के बाद देख लिया करो। देख लो कितना खूबसूरत पेंटिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं, कलमकारी पेंटिंग, ठीक है। चलो इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं अब समझ आएगा। ओनली नेचुरल डाई यूज करते हैं कलमकारी में विच इन्वॉल्व 23 स्टेप्स। देयर आर 2 डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ कलमकारी आर्ट इन इंडिया। कौन कौन सा, मछलीपट्टनम स्टाइल और श्री कलाहस्ती स्टाइल। मोटिव्स ड्रॉन इन कलमकारी स्पेन फ्रॉम फ्लावर्स, पीकॉक, पेसिलीज टू डिवाइन कैरेक्टर ऑफ हिंदू एपिक्स लाइक महाभारत और रामायण। अभी हमने देख लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट और कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाण, अभी हमने पढ़ा महापरिनिर्वाण, है ना, पासिंग अवे, विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियन अबव और सॉरोफुल फिगर ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, अजंता मिलेगा। इसलिए मैंने बोला ना कि एक बार विजिट करो, और विजिट करो तो वहां पर कोई गाइड जरूर रखो। क्यों, क्योंकि मैं जितनी बार गया उतनी बार मेरे को नई नई चीजें अनुभूति हुई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, देखने को, जानने को। वो तभी हो सकता है जब आप एक ओपन माइंडसेट लेकर जाते हो। इसलिए याद कीजिए, स्टार्टिंग में ही साइंटिफिक टेम्परामेंट में मैंने आपको बोला कि यू हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत चित्र है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। नहीं, मेरी मेरी खींची हुई नहीं है, ये मैंने गूगल से उठाई। वैसे मैं भी थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर लेता हूँ, तो जहाँ पे भी जाता हूँ मोस्टली सोलो ट्रेवल करता हूँ, और साथ में DSLR जरूर रखता हूँ, सच दैट कि कैप्चर कर पाऊँ बेस्ट मोमेंट्स, अपनी नहीं, वो वहाँ की जगह की, लोगों की, है ना, और ऐसे ऐसे मोन्यूमेंट्स की, ठीक है, ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला बिल्कुल सर करेक्ट है एवरीबॉडी, अजंता यहाँ पे मिलेगा। तो तीसरा बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पहला ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा, अ ह्यूज इमेज ऑफ 12 अवतार, जिसको ऑफ विष्णु बोलते हैं, 12 अवतार, एज ही रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड chaotic वाटर्स स्कल्प्टेड ऑन रॉक। एक बोला माउंट आबू, सभी को पता है कि माउंट आबू जो है जैन टेम्पल के लिए बहुत फेमस है, तो दूसरा तो हो नहीं सकता। तो दूसरा हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा एवरीबॉडी। अर्जुना पिनेंस डिसेंडेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड, ये जो है ममल्लपुरम में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है मैंने बता ही दिया। तो देखो पहला करेक्ट है। अब इसका इमेज देखो आप, ये देखो, ये क्या है, महापरिनिर्वाणा, ठीक है, और ये मतलब लेटे हुए हैं। अभी आप ये देख सकते हो ऊपर, है ना, जो बोला था म्यूजिशियन, और नीचे सब सॉरोफुल, है ना, विलाप करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये मैंने गूगल से उठाया, तो क्रेडिट गोज टू गूगल। नेक्स्ट, दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा, ये केव कौन सी है, केव 26 है। अगर आप कभी अजंता जाओ तो केव 26 देखना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। रिपीट कर रहा क्या, महापरिनिर्वाण। पेयर टू इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ह्यूज इमेज ऑफ 12 अवतार ऑफ विष्णु एज अ रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड chaotic वाटर, कहाँ पे है, ममल्लपुरम में मिलता है, नॉट माउंट आबू। तीसरा करेक्ट है कि महाबलीपुरम में अर्जुना पिनेंस इज वन ऑफ द मैग्निफिसेंट मोन्यूमेंट्स ऑफ दिस वंडरफुल बास एयर रिलीफ डेटेड बैक टू द मिड 7th सेंचुरी। कब का है, मिड 7th सेंचुरी का। नेक्स्ट,
और होपफुली लास्ट क्वेश्चन इस पूरे सीरीज का, होपफुली इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। बोल रहा सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्य। याद कीजिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा था चैत्य क्या होता है। पहले इसको चैत्य बोलते थे, फिर बाद में धीरे धीरे संस्कृत वर्ड स्तूपा से स्तूपा हो गया, राइट। वाइल दी अदर आर कॉल्ड विहाराज। तो चैत्य और विहाराज दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। पहला देखो, विहाराज इज प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। जस्ट उल्टा है एवरीबॉडी। चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस। बिल्कुल सही है एवरीवन। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख सकते हो चैत्य क्या था, एक रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है। अच्छा ये आपको अगर अजंता आप जाओगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा चैत्य और विहारा। तो वहां पे आप सोचो अप्रैल मई की चिलचिलाती धूप में भी वहां पे अगर आप बैठोगे तो बहुत ज्यादा आपको क्या लगेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। ऐसा क्यों? वो ऑब्वियस है, रॉक की वजह से, ठीक है, क्योंकि रॉक को ही कट करके पूरा का पूरा बनाया हुआ है, दैट्स वाई। अगला, विद अ स्तूपा प्लेस्ड इन द सेंटर द पर्पज वाज प्रेयर और डिस्कशन। और विहाराज ऑन द अदर हैंड आर कंस्ट्रक्टेड a construction built in order to provide resting place for the monks. Viharas did not have stupas. Next, last question है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है everybody. With reference to the history of Indian rock cut architecture, consider the following statement. The caves at Badami are the oldest surviving रॉक कट केव इन इंडिया। बादामी कहाँ है? कर्नाटका में, ऑब्वियस है, आपको मालूम होना चाहिए। तो बोल रहा है कि वो ओल्डेस्ट है। क्या है ओल्डेस्ट? नहीं, एक्सट्रीम वर्ड दे दिया तो मैं तो इसको गलत मान के चलूंगा कि पहला नहीं हो सकता। पहला नहीं हो सकता तो बच्चा कौन सा? बी और सी। दी बराबर रॉक कट केव वेयर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाई एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, हो सकता है। अगला, एट इलोरा केव्स वेयर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। तो इलोरा में एवरीवन बिल्कुल डिफरेंट फेथ्स के है ना आपको मिलेंगे केव्स। अच्छा यहाँ पे भी आप जाओगे, मैं भी कई बार जा चुका हूँ, जाओगे तो वहां पे आप देखोगे, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो कैलासा टेम्पल है वो एकदम पूरा सोचो मोनोलिथिक है, पूरा को पूरा एक एक ही पत्थर को काट के है ना सारा कुछ बनाया हुआ है। वो आप देखोगे तब ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। मैं कितना भी बता लूँ वो आपको फील नहीं आएगा जो देखने पर आएगा। ओके, तो तीसरा बिल्कुल सही है, तीसरा तो होना चाहिए। तो बी या सी हो सकता है, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होगा। देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी है एवरीबॉडी, इसका मतलब बी गलत है। बी गलत है, फिर से देख लेते हैं। बराबर रॉक कट केव वेयर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाई एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये गलत है एवरीबॉडी। तो किसके द्वारा बना था देख लेते हैं। बराबर केव आर दी ओल्डेस्ट, अच्छा बराबर केव आर दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। बराबर केव वेयर बिल्ड बाई किंग अशोका। स्टेटमेंट 3 सही है। अच्छा तो स्टेटमेंट दूसरा गलत क्यों है ये मेरे को नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने आजीविका के लिए नहीं बनवाया था। एक काम करो, इसको आप गूगल करोगे और मेरा डाउट आप क्लियर करोगे अभी, ठीक है, कि बराबर रॉक कट केव जो है ओरिजिनली किसके लिए बनाया गया था और किसने बनवाया था, ठीक है। ये गलत क्यों है ये आप मेरे को बताओगे, छोटा सा आपके लिए टास्क हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवरीबॉडी सी। तो होपफुली आपको ये सारा का सारा लेक्चर एकदम अच्छे से क्लियर होगा। आई नो कि थोड़ा सा लेंथी हो गया है लेक्चर, होपफुली, बट क्लियरिटी आपको आया होगा, ठीक है। चलो आज के लिए 2 लाइन रहती है, हाँ लास्ट में 2 लाइन रहेगी एवरीवन, सच दैट कि आप इसको इस मोटिवेशन के साथ कि इसको आप मेंस में यूज कर पाओ, साथ में अपनी प्रिपरेशन को अपनी लाइफ को मोटिवेटेड रख पाओ, जीवंत रख पाओ, इसके रिगार्डिंग ये 2 लाइन रहेगी, ठीक। तो आज के लिए है कि द मैन हु मूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन। कहने का मतलब यह है कि आपके जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एफर्ट है ऑब्वियस मैटर करते हैं आपकी इस महान सक्सेस में, महान जर्नी में, है ना। वो जरूर एक बड़ा काम करती है। बस ये भरोसा है, विश्वास आपका होना चाहिए और उसी भरोसे विश्वास के साथ आपको लगे रहना है अपनी जर्नी में। होपफुली आपको ये समझ में आया हो, अच्छा भी लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।